हेलो एवरीवन, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स या फिर क्यूबॉइड को कंसीडर करते हैं जिसके सिर्फ एक फेस पर हमने पोटेंशियल लगाया है, बाकी सारी उसकी जो फेसेस हैं उसके ऊपर उसका पोटेंशियल ज़ीरो है। ये कंडीशन हमने यूज़ की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये इसकी 6 फेसेस हैं, ठीक है। एक फेस है x इज इक्वल टू 0, दूसरी है x इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 0, फिर z इज इक्वल टू c, फिर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू b, जिसमें से इन 5 फेसेस पर हमारा फाई 0 है, पोटेंशियल 0 है, और सिर्फ एक 6th फेस पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम एक एक करके इन सारी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, इन 6 की 6 कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और वहाँ पर फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने इस फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई किया था। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमने x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। उसके बाद हमने फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड में ये वैल्यू रख करके एक इक्वेशन बनाई थी। देन हमने नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन भी अप्लाई कर ली थी, x इज इक्वल टू a, जिससे मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिली थी n पाई अपॉन x। नेक्स्ट हमने फिफ्थ कंडीशन भी अप्लाई कर ली थी, जिससे हमें बीटा की वैल्यू मिली थी m पाई अपॉन y। अब इन सब वैल्यूज़ को, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसे मैं अपना इक्वेशन नंबर, इसे सबसे पहले मैं अपना इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लूँगी और इसे मैं अपना इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर पुट करके अब हम अपनी ऐसे मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे इन सब की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे और उसको अपनी इक्वेशन में पुट करते जाएंगे। तो अब हमने 2 वैल्यूज़ और कैलकुलेट कर ली है। अब इन दोनों कंडीशंस को भी हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। उसके बाद हम अपनी लास्ट फाइनल 6th कंडीशन को अप्लाई करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब मैं सबसे पहले इस इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी फाई इज़ इक्वल टू, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास साइन अल्फ़ा एक्स, तो यहाँ मैं लिखूँगी साइन अल्फ़ा की जगह पर मुझे लिखना है, अल्फ़ा हमने निकाला है n पाई अपॉन एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने जो कंडीशन लगाई थी x इज़ इक्वल टू a, तो x की जगह पर तो ऑलरेडी हम a लिख चुके हैं, तो यहाँ पर सब जगह जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा a, यानी अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या निकल करके आई है n पाई अपॉन a। तो यहाँ पर मैं साइन अल्फ़ा की जगह पर लिखूँगी साइन n पाई अपॉन a, तो साइन अल्फ़ा x। उसके बाद हमारे पास क्या है साइन बीटा y, और बीटा की वैल्यू हमने निकाली है m पाई अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन बीटा y, तो साइन m पाई अपॉन b इंटू वाई, साइन बीटा y हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर z, तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूँगी साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है n पाई अपॉन a स्क्वायर, तो ये मुझे मिलेगा n स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। पाई इसमें भी है इसमें भी है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर मिलेगा m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू दोनों में से पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और इसके ब्रैकेट इस अंडर रूट के बाहर हमें मिलेगा z। अब आप देखिए कि ये पूरी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ n और m की टर्म्स में है। जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी वो अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, इस कांस्टेंट को भी अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में लिखा था। अब हमारी पूरी ही इक्वेशन अगर n और m की टर्म्स में है, तो ये जो कांस्टेंट होगा वो भी nm हो जाएगा, cnm, और ये हमारा फाई भी किसकी टर्म में आया है nm। लेकिन अगर मुझे फाई टोटल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो मैं ऐसा लिखूँगी फाई एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा समेशन एन एम, ये 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक फाई एन एम के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू पुट करूँगी। इसकी वैल्यू पुट करने पर मुझे मिलेगा फाई एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू समेशन एन एम इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट। फाई एन एम की जगह पर मुझे क्या दे रखा है सी एन एम, और आगे क्या है साइन एन पाई अपॉन ए एक्स साइन एम पाई अपॉन बी वाई
और साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये जो पाई है ये रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ मुझे मिलेगा पाई z। पहले हमारी इक्वेशन में हमारे पास 3 कांस्टेंट थे, एक c था, एक अल्फ़ा था, एक बीटा था। ठीक है, तो हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को तो कैलकुलेट कर ही लिया है। अब हमारा लास्ट काम बचा है c की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हम अपनी लास्ट एंड फाइनल 6th कंडीशन को यूज़ करेंगे। क्या थी हमारी 6th कंडीशन? एट z इज़ इक्वल टू c, फाई एक्स वाई जेड जो है वो किसके बराबर था? v एक्स वाई के बराबर था। हमने v क्या माना था? यहाँ पर v एक्स वाई के बराबर माना था। बस इसको हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस कंडीशन को इक्वेशन में अप्लाई करने पर मुझे मिलेगा वी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एन एम 1 से लेकर के इनफाइनाइट सी एन एम। ये हो जाएगा साइन एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स, साइन एम पाई अपॉन बी इंटू वाई, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट एन स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू पाई जेड की जगह पर मुझे रखना है सी। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया? सब्सटीट्यूट कर दिया। नेक्स्ट मुझे जो काम करना है वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस इक्वेशन को देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि ये एक फूरियर सीरीज़ है, हमारे पास डबल फूरियर सीरीज़। अब फूरियर सीरीज़ क्या होता है ये आप मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स की 4th यूनिट के अंदर फूरियर सीरीज़ को डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो जब हम मैकेनिक्स की 4th यूनिट पढ़ेंगे तब इस चीज़ को फिर से समझ लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ यही लिखना है, सिंस इट इज़ अ डबल फूरियर सीरीज़, सिंस इट इज़ अ डबल फूरियर सीरीज़। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को साइन एन डैश पाई ए एक्स साइन एम डैश पाई बी वाई से मल्टीप्लाई करके हमको उसे इंटीग्रेट करना होगा डी एक्स डी वाई के लिए। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन से। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय, इस टर्म से मल्टीप्लाई करके 0 से a और 0 से b तक हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप इन नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 से b, 0 से a, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास वी एक्स वाई एंड साइन एन डैश पाई अपॉन ए एक्स साइन एम डैश पाई अपॉन बी वाई डी एक्स डी वाई। ये चीज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ये हुआ हमारा LHS। RHS में क्या बनेगा आप ध्यान से देखिए, जो C है वो तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसे हमने बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास ये चीज़ थी, क्या थी? साइन एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स। इसके साथ मैं इस टर्म को लिख देती हूँ, साइन एन डैश पाई अपॉन एक्स अपॉन ए इंटू एक्स, और इसे रख देती हूँ मैं डी एक्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया इसको डी एक्स के साथ। 0 से a इसकी मैंने लगा दी लिमिट। उसके बाद मेरे पास क्या बचा है? उसके बाद बचा है साइन एम पाई अपॉन बी, ठीक है, इंटू एक्स, और मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है? जो एक जैसी टर्म्स है उनको साथ में रख रही हूँ मैं। साइन एम डैश पाई अपॉन बी इंटू वाई है, सॉरी यहाँ पर ये वाई है, इंटू वाई इंटू डी वाई। इसको मुझे करना है 0 से b तक इंटीग्रेट। मतलब मैंने क्या किया, ये जो डबल इंटीग्रेशन था इसको मैं एक एक इनके पास ले जाऊंगी, और जो एक जैसी टर्म्स है उनको मैंने साथ में लेकर के लिख दिया। आप इस चीज़ को 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। पहले एक बार में सिर्फ इसके साथ लिख दीजिए, ऐसा आगे करके साइन एम डैश, जैसा मैंने इसके साथ डायरेक्टली लिखा है ना, आप इसके साथ लिख सकते हैं, और फिर उनको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो ये अलग अलग करके लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा? ये इसी के साथ आगे मल्टीप्लाई में है। उसके बाद मेरे पास बचा साइन हाइपरबॉलिक एन स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पाई सी। अब मैं क्या करूँगी, आप देखिए, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा जब हम फूरियर सीरीज़ पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो टर्म्स है हमारे पास, साइन एन पाई अपॉन ए एक्स और साइन
एन डैश पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स जो है इंटीग्रेशन 0 से a, इसकी वैल्यू होती है a/2। इसकी दो कंडीशन होती है, या तो इसकी वैल्यू होगी a/2 या फिर इसकी वैल्यू होगी 0। a/2 सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है जब हमारा n जो है वो n डैश के बराबर हो, यानी जब ये दोनों चीज़ें बराबर होगी तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर n पाई अपॉन a इंटू एक्स डी एक्स। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, a/2 के बराबर आएगा, क्योंकि लिमिट हमारी 0 से a तक है। और अगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हुई, जब n जो है इज़ नॉट इक्वल टू n डैश, उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो 0 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर 0 लिया तो ये पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। तो हम इस वाली कंडीशन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, व्हेन n इज़ इक्वल टू n डैश एंड m इज़ इक्वल टू m डैश। तो इस टर्म की वैल्यू क्या बनेगी, इस टर्म की वैल्यू बनेगी a/2, मतलब ये इस पूरी टर्म की वैल्यू, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू। और ये वाला जो पूरा इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू बनेगी b/2। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बना करके लिख दिया है। तो बस ये चीज़ मुझे पुट करनी है। तो मुझे क्या मिलेगा, 0 से लेकर के a, 0 से लेकर के b। पहले मैं LHS को लिख लेती हूँ, vxy साइन, अब n डैश की जगह पर मुझे n रखना है, तो साइन n पाई अपॉन ए एक्स साइन m पाई अपॉन बी वाई डी एक्स डी वाई। ये तो LHS है। RHS में क्या था, c, ये हो गया nm 1 to इन्फाइनाइट सी एन एम एज इट इज़। इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे a/2, इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे b/2, और उसके साथ ये वाली टर्म हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ RHS को सॉल्व किया है। अब मैं क्या करती हूँ, LHS को भी सॉल्व करने की बात करती हूँ। तो इस LHS को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 0 से लेकर के a। सबसे पहले तो मैं ये मान लेती हूँ कि ये जो वोल्टेज है ये हमारा कांस्टेंट है, इसे मैं V0 मान लेती हूँ। तो इस V0 को निकाल देंगे हम बाहर। यहाँ बचेगा 0 से a n पाई अपॉन a इंटू एक्स डी एक्स। जैसा हमने LHS में किया था ना अलग अलग, वैसा हम RHS में भी कर रहे हैं। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला, इसको आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें मिलेगी 2a अपॉन n पाई, और सिमिलरली जो ये वाला इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2b अपॉन m पाई। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को, मैंने सारे पार्ट्स को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, अगर मैं ठीक से लिखूँ तो मुझे इसके बराबर मिलेगी वैल्यूज़। क्या मिलेगा, देखिए, V0 के साथ क्या था, 2a अपॉन n पाई, 2b अपॉन m पाई। ये मैंने क्या सॉल्व कर लिया, LHS। RHS में क्या था, ये देखिए, समेशन nm 1 से लेकर के इन्फाइनाइट cnm a/2 b/2 साइन h, और ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cnm की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, cnm को इधर ही रखूँगी और बाकी सबको नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो मुझे cnm की वैल्यू मिलेगी, cnm इज़ इक्वल टू V0 2 इंटू 2 4 लिख देती हूँ मैं, 4ab अपॉन nm पाई स्क्वायर, और अपॉन में मुझे मिलेगा ab अपॉन 4, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट n स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर z तो लिखना ही नहीं है, पाई इंटू c। ठीक है, ये चीज़ मुझे मिल गई। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, ये जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो V0, तो 4 ऊपर आ जाएगा तो 16 V0, ab से ab कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा, पाई स्क्वायर साइन h साइन हाइपरबॉलिक, और यहाँ पर है हमारे पास n स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर पाई c। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट करी cnm की। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू ही कैलकुलेट करी। अब कुछ भी नहीं करना है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को हमें अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने शुरुआत इस इक्वेशन से की थी आज की वीडियो में, उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को पुट करके ये वाली इक्वेशन बनाई थी। तो इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये वाली इक्वेशन बनाई थी। इस इक्वेशन को मैं बना देती हूँ अपना इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ भी नहीं करना है, मैंने cnm की वैल्यू निकाल ली है ना, मुझे cnm की वैल्यू इस इक्वेशन में अप्लाई कर देनी है, दैट्स इट।
तो मैं यहाँ पर लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से मुझे मिलेगा फाई एक्स वाई जेड। ये देखिए ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको देखते हुए हम अपनी फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। फाई एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, समेशन सी एन एम। तो सी एन एम की वैल्यू में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं बाहर लिख देती हूँ, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो समेशन के अंदर से वैसे भी अल्टीमेटली बाहर आ जाता है। तो एन एम 1 to इन्फाइनाइट, सी एन एम की वैल्यू मुझे क्या लिखना है, 1 अपॉन, यहाँ पर ये एन एम भी बचा था तो ये एन एम भी नीचे आ जाएगा, पाई स्क्वायर के साथ एन एम भी था, तो यहाँ बनेगा 1 अपॉन एन एम और साइन हाइपरबॉलिक, ये चीज़ आ जाएगी एन स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू पाई सी। और क्या है हमारे पास इक्वेशन में, सी एन एम रख लिया मैंने, उसके बाद इस चीज़ को एज इट इज़ उतार लेना है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी अपॉन में है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, साइन एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स, साइन एम पाई अपॉन बी इंटू वाई और साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट एन स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर पाई इंटू जेड। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस साइन हाइपरबॉलिक और इस साइन हाइपरबॉलिक वाले टर्म को एग्जैक्टली सेम है तो कैंसिल कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पाई सी है, जो हमारा थीटा है वो सी के टर्म्स में है, और यहाँ जनरल इक्वेशन में हमारा जो थीटा है वो जेड के टर्म्स में है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन चुका है। इसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित करके अगर अरेंज करूँ तो ये क्या बनेगा, एन एम 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक क्या बनेगा, ये 1 अपॉन एन एम, ये हो जाएगा साइन एन पाई, साइन एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स, साइन एम पाई अपॉन बी इंटू वाई। ऊपर वाली साइन हाइपरबॉलिक की टर्म को मैं अरेंज करके लिख देती हूँ, अपॉन इसके नीचे मैं अपनी नीचे वाली साइन हाइपरबॉलिक टर्म को लिख लेती हूँ। ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये आती है रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर या एक क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से पूरा डेरिवेशन रिवाइज करवा देती हूँ। ये डेरिवेशन बहुत बड़ा है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस डेरिवेशन को बार बार सॉल्व करें, ताकि आपको इसके सारे ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को कंसीडर किया था, जिसकी सिर्फ एक फेस पर पोटेंशियल है। उसकी 6 फेस की इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी थी, और फाई की ये वैल्यू जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी लिख चुके थे पहले, वही चीज़ मैंने कंसीडर की थी। और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करने पर इसके सॉल्यूशंस आए थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए थे एक्स वाई जेड। फिर हमने अपनी x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0, ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करी। ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करने पर c1 डैश, c2 डैश और c3 डैश हमारा 0 हो गया था, और x y z की वैल्यू सिर्फ ये आगे वाली टर्म्स बची थी। ये देखिए x, ये है y और ये है z। तो फाई जो था हमारा x y z था, ये 3 कंडीशन से कैलकुलेटेड वैल्यू को हमने इसके अंदर अरेंज कर दिया था। उसके बाद हमने अपनी 4th कंडीशन लगाई x इज इक्वल टू a, उससे हमने एक कांस्टेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, और y इज इक्वल टू b लगाकर हमने बीटा की वैल्यू निकाली। फिर ये 2 कंडीशंस को भी हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और वहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिली, अपनी फाइनल इक्वेशन, जो कि इसके बराबर थी। फाई एक्स वाई जेड एन एम की टर्म्स में मिली थी। अब ये सी एन एम, अल्फ़ा भी नहीं है अब यहाँ पर, बीटा भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट बचा था सी एन एम। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने अपने 6th कंडीशन को अप्लाई किया। 6th कंडीशन को अप्लाई करके हमें ये वाली इक्वेशन मिली थी, ठीक है। अब ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस सी एन एम को अगर कैलकुलेट करना है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने फूरियर सीरीज़ वाला मेथड यूज़ किया। फूरियर सीरीज़ से हमने दोनों तरफ इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने इनको सॉल्व करते हुए चेक किया कि जब n n डैश के बराबर हो और m m डैश के बराबर हो, तो ये जो 2 इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में बन रहे हैं, इनकी वैल्यू a/2 और b/2 होगी। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी थी, और यहाँ वाली टर्म्स को भी हमने क्या कर लिया, LHS वाली टर्म्स को भी इंटीग्रेट कर दिया, और उनकी ये वैल्यू हमने निकाली। इस इंटीग्रेशन को आपको पूरा करके नहीं बताना है, क्योंकि वैसे ही ये बहुत लेंदी डेरिवेशन है, तो ये और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर चाहे तो इन जो ये 4 वैल्यूज़ हैं इंटीग्रेशन की, उनको याद भी कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये हुई, और इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास ये आई। इन सब
सभी वैल्यूज़ को जब हमने अपनी इक्वेशन में पुट किया तो हमें वी नॉट की एक ये इक्वेशन मिली। बस फिर हमने साइड ट्रांसफ़र करके सी एन एम की वैल्यू निकाल ली, जो चीज़ें आ रही थी, जो कैंसिल हो रहा था उसे कट कर दिया। बाकी को जब हमने तरीके से अरेंज किया तो हमें सी एन एम की ये वैल्यू मिली। ये वैल्यू हम जहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ ये जो इक्वेशन हमने स्टार्ट की थी, इसके अंदर अभी हमें सिर्फ सी एन एम की वैल्यू मिली है। तो हमने क्या किया, फिर से इसी इक्वेशन को उठाया और इसके अंदर अपनी सी एन एम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। ये देखिए, ये वही इक्वेशन है, सिर्फ मैंने इसकी जगह पर सी एन एम की वैल्यू को क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को ठीक से अरेंज कर लिया और ये होती है हमारा फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल आंसर, जो कि है पोटेंशियल इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसे 3 से 4 बार कम से कम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी और कॉन्सेप्चुअल भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड।